नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। एक बहुत बड़ा युद्ध है जिस पे पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिका और इजराइल को सबक सामने आ गया, सबक सीखने का मौका है क्योंकि वो समझ चुके कि ईरान से जीत इतना आसान नहीं है। ईरान जिस तरह पलटवार कर रहा है, उसने इन देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? चलते हैं अभय दुबे जी के पास, समझते हैं कि क्या है ये सारा खेल। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अमेरिका को समझ में अब आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर गया वो ईरान पर हमला करके। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी फजीयत होगी। अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध शुरू हो रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी लग रहा है कि ईरान की जिस तरह मिसाइलें गरज रही हैं, अमेरिका के दोस्तों की खाड़ी देशों सऊदी की तरफ भी गरजने लगी हैं। और ईरान को की बहादुरी देख के पूरी दुनिया हैरान है। कांग्रेस ने भी भारत में मोदी सरकार पर सवाल उठाया है कि क्यों खामोश है। राहुल गांधी ने कहा है, सोनिया गांधी ने कहा है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, बाजार गिर रहा है। अमेरिका में भी बाजार बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ये सब जानते हैं। क्या एक अमेरिका ऐसे दौर में फंस गया जहां चीन चाहता था कि अमेरिका आके फंसे? और ये ट्रंप की जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रहा है क्या ये युद्ध? क्या ट्रंप की सत्ता को भी खतरा हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं रूबियो। रूबियो ने आज एक भाषण में, मैंने खुद सुना है उनका भाषण रूबियो का। इसमें उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू जो थे वो अमेरिका वो ईरान पे आक्रमण करना चाहते थे। हैं? तो वो इससे ये साबित होता है रूबियो की इस बात से कि नेतन्याहू का एजेंडा था ईरान पे आक्रमण करने का और ट्रंप उस एजेंडे के फेर में आ गए क्योंकि इनके पास अपने दबाव थे और उन्हें अपने दबावों से निकलना था। इनके पास कई दबाव थे। एप्स्टीन फाइलों से इनकी साख लगातार गिर रही थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के कारण इनका जो टैरिफ वाला मामला था, इससे सारी दुनिया को ये अपने अड़दम में ले लिया था इन्होंने। वो सारा सारा गड़बड़ा गया था इनका। उसके बाद में अभी नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, जिसमें कांग्रेस की 400 से ज्यादा सीटों का चुनाव होने वाला है। उसमें ट्रंप के हारने का खतरा था। अगर ट्रंप वहां हार जाते तो फिर लेम डक प्रेसिडेंट हो जाते ही, यानी एक ऐसे प्रेसिडेंट हो जाते हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं होगा, कोई उसकी बात नहीं मानेगा, कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं हो रहेगा उनके पास। वो अपने मन का निर्णय नहीं ले सकता। तो इन 3 परिस्थितियों से बचने के लिए, गिरती हुई एप्स्टीन फाइल की वजह से गिरती हुई साख से बचने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो उनकी साख गिरी है उससे बचने के लिए, और वो उनकी पार्टी चुनाव ना हार जाए मध्यावधि चुनाव में, मिड टर्म पोल में, उससे बचने के लिए उन्होंने सोचा कि हम तरह-तरह की दलीलें देकर हम भी नेतन्याहू के साथ में ईरान पे चढ़ दौड़े। तो उन्होंने पहली दलील ये विकसित की कि ईरान तो पिछले 50 साल से हमारे 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 ऊपर अटैक कर रहा है। यानी 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, उससे वो गिन रहे हैं। मतलब 21 वर्ष तो वो हो गए और 25-26 वर्ष ये हो गए, तो करीब 50 साल से, जब से इस्लामिक क्रांति हुई है, अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा है। पहला तर्क उन्होंने दिया इसलिए कि अमेरिका को अटैक कर रहा है, तो अमेरिका को उसका हिसाब-किताब चुकता करना है। आज वो एक नया तर्क ढूँढ के लाए हैं। उन्होंने तर्क ये दिया है कि अगर हम नहीं हमला करते, तो वो हमारे ऊपर हमला कर देता। इनके ऊपर का मतलब ये हुआ कि वो जो इनके आस-पास के मध्य पूर्व में अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं, उन फौजी अड्डों के ऊपर हमला कर देता। तो ट्रंप तरह-तरह के तर्क दे रहे हैं, तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और उनकी एक बात कभी-कभी दूसरी बात को काट भी देती है, लेकिन उन पे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना टेढ़ा मुँह करके लगातार अपनी बात बोलते रहते हैं। इसमें आप देखिए, नेतन्याहू का आप कोई वक्तव्य नहीं सुनेंगे। नेतन्याहू की ज़्यादा तस्वीर भी नहीं आती है। वो कोई वक्तव्य नहीं देते हैं, वो खामोशी से अपना काम करते हैं। वो सबसे ज़्यादा इस वक़्त दुनिया में सबसे चालाक आदमी अगर कोई है, तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है। मैं ये मानता हूँ। तो वो अपने लगे हुए हैं इस काम में। ईरान की रणनीति ये मुझे दिखाई पड़ रही है संजय जी, कि वो जानबूझकर अरब देशों में जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहा है ईरान।
उसका कारण ये है कि जब उनके ऊपर फौजी अड्डों के ऊपर हमला करता है ईरान, तो उनको उनके अंदर बड़ी असुरक्षा पैदा होती है। तो वो लोग अमेरिका से ये कहने लगे हैं कि भाई हमने तो आपको अपना फौजी अड्डा बनाने की इजाज़त इसलिए दी थी, ताकि आपने हमें हमारी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। हमारी सुरक्षा तो कोई हो नहीं रही है, हमारे ऊपर तो मिसाइलें गिर रही हैं ईरान की। अब आप हमें रोकिए, आपने तो हमें एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं दिया। आपको हमें अच्छा, ईरान का जो ईरान का जो हमलावर तंत्र है, वो अमेरिकी बचाव तंत्र के मुकाबले काफ़ी सस्ते किस्म का है। जैसे कि ईरान जब किसी ड्रोन से हमला करता है, तो एक ड्रोन 18 लाख रुपए में बन जाता है। चीनी टेक्नोलॉजी से एक ड्रोन 18 लाख रुपए में बन जाता है। जिस मिसाइल से अमेरिका उस ड्रोन को मार के गिराता है, वो 700 करोड़ रुपए में बनती है। तो अमेरिका का खर्चा बहुत है युद्ध में। ईरान का खर्चा, ईरान बड़े किफायती स्टाइल में युद्ध लड़ रहा है। नहीं, मैं केवल एक नमूने के तौर पर बताया कि ये सब जो हो रहा है, इससे अमेरिका का जो संसाधन है, वो संसाधन तो खर्च हो ही रहे हैं। कोई फायदा तो नहीं हो रहा है अमेरिका को कहीं भी। तो ये अच्छा, दूसरे, जब अमेरिका खुद युद्ध लड़ता है, तो उसकी मिलिट्री, उसके जो हथियार बनाने वाले कारखाने हैं, उसको भी लाभ नहीं होता। जब किन्हीं 2 देशों को आपस में लड़ा देता है, तब लाभ होता है उसको। जब अमेरिका किन्हीं 2 देशों को आपस में लड़ा देता है, 3 देशों को आपस में लड़ा देता है, तो वो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। तब दुनिया में हथियार बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको फायदा होता है। तो अमेरिका खुद ही लड़ रहा है उसके अंदर। तो ये एक बड़ी जटिल किस्म की परिस्थिति बन गई है। और इस जटिल परिस्थिति में ज़ाहिर है, तगड़े और मजबूत तो अमेरिका और इज़राइल ही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है उनका मजबूती और ताकत में। ये मानना, अपने आप को गलतफ़हमी में रखना होगा कि अमेरिका कमज़ोर पड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका ऐसी रफ़्तार से साल 6 महीने और लगातार लड़ते रह सकता है। अच्छा, कहा यह जाता है कि जो ईरान की मिसाइलें और मिसाइलों का भंडार है, उसका अभी ईरान ने केवल 1% ही खर्च किया है। 1% केवल। तो अभी ईरान भी बहुत दिनों तक लड़ते रह सकता है। लेकिन अमेरिका और इज़राइल की नीति यह है कि जब भी ईरान का नए नेतृत्व पे हमला कर देंगे। ऐसे उन्होंने नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए थे, उनको भी मार दिया है। जो पुराने रक्षा मंत्री मारे गए, उनकी नया रक्षा मंत्री नियुक्त हुआ था, वो नया रक्षा मंत्री उन्होंने आज उड़ा दिया। अच्छा, और ट्रम्प ने कहा भी है कि हम जो नई लीडरशिप है, उस नई लीडरशिप को हम लगातार अटैक करेंगे। और ट्रम्प ने कहा है कि हम अगले 8-10 दिन में हर तरह का नेतृत्व खत्म कर देंगे ईरान का, हर तरह का नेतृत्व खत्म कर देंगे। जो भी उनका नेतृत्व चुना जाएगा, हम उसको उड़ा देंगे। अच्छा, उसने कहा है कि इसकी वजह यह है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि अमेरिकी मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर ले और उनको गिरा दे। देखिए, मोटी-मोटी, मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मोटी-मोटी बातें हैं, वो मैं रख रहा हूं आपके सामने। तो इस युद्ध में ये मानना, मैं मानता हूं कि ईरान का पक्ष सच्चा पक्ष है। ईरान केवल तभी जीत सकता है इस युद्ध को, जबकि रूस और चीन खुलकर उसके साथ आ जाएं। इस तरह के वो संकेत दे रहे हैं रूस और चीन, क्योंकि रूस और चीन अगर खुलकर सामने आ गए और ये कहने लगे कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे इस मामले में, तब फिर अमेरिका और इजराइल को जो है सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। अभी तक रूस और चीन ने ईरान का समर्थन तो किया है। रूस, चीन और तुर्की, अगर ये तीनों देश खुलकर, तुर्की के पास भी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वो भी ड्रोन बहुत बड़े पैमाने पर बनाता है तुर्की। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत को तंग किया था, वो तुर्की के बने हुए ड्रोन्स थे। तुर्की, अब इसका मौजूदा नाम तुर्की है, तुर्की के बने हुए ड्रोन्स थे। तो ये स्थिति बनी हुई है और ये युद्ध लगातार जारी है। टीवी के ऊपर जो दिखाया जा रहा है, उसमें आदेश ज्यादा बकवास है। वो केवल एक ही तथ्य को सुबह से शाम तक बार-बार बताते रहते हैं। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसर बैठा देते हैं। उनमें से कुछ लोग अच्छा विश्लेषण भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं 1-2 लोगों को बड़ा सम्मान के साथ, मुझे उनका विश्लेषण अच्छा लगता है, मैं सुनता भी हूं उनका विश्लेषण। लेकिन सब लोग
दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के आधार पर अपना एनालिसिस करते हैं। किसी के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ताजा इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अच्छा, ईरान से खबरें कम आती हैं निकल कर, क्योंकि ईरान में इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है, तो वो अपने स्तर पर तो कोई खबर देता नहीं है। तो ये एक तरह का खबरों के आने के मामले में भी एक असंतुलन है। ज्यादा खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो कि अमेरिका से निकल के आ रही हैं, इजराइल से निकल के आ रही हैं, ईरान से निकल के खबरें नहीं आ रही हैं। जो अमेरिका और इजराइल से निकल के आती हैं वो खबरें दरअसल उन्हीं के पक्ष में झुकी रहती हैं। और जो भारत का गोदी मीडिया है, उसका रुझान भी अमेरिका परस्ती का रुझान है, क्योंकि मोदी जी अमेरिका परस्त हो गए हैं। क्योंकि मोदी जी अमेरिका परस्त हैं, तो जो मोदी जी इस मीडिया के आका हैं, तो ये लोग भी पूरी तरीके से अमेरिका परस्त हो गए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है और हम लोग बैठे हुए इस स्थिति को देख रहे हैं, अफ़सोस कर रहे हैं। अच्छा, लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। महँगाई का बॉम्ब भारत के ऊपर फटने वाला है। तकरीबन 2-3 दिन के अंदर ही, ज़्यादा समय नहीं, 2-3 दिन के अंदर ही हम सभी को इस बढ़ती हुई महँगाई का जो दंश है, वो झेलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही तेल की कीमतें, अगर एक बैरल का दाम $1 बढ़ता है, तो तुरंत भारत में तेल की कीमत बढ़ जाती है। तो ये स्थिति है। और ये मोदी के समर्थकों ने ये उड़ाना शुरू कर दिया है कि देखिए भारत में कितनी शांति है, भारत के लोग कितने मजे से होली मना रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व की ये खूबी है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, सब लोग आराम से हैं, जबकि सारी दुनिया युद्ध में उलझी हुई है, लेकिन भारत में मतलब जो है वो शांति की बयार चल रही है और सब लोग खुशी खुशी नगाड़े बजा रहे हैं, होली रंग खेल रहे हैं, होली जलाई जा रही है, हम लोग कितने बढ़िया हैं। इस प्रकार का बेहुदा और मूर्खतापूर्ण प्रचार जो है, ये मोदी जी के समर्थक कर रहे हैं, बिना ये सोचे हुए कि इस प्रकार की अगर ये बातें करेंगे और जब देश की जनता को बड़े पैमाने पर महँगाई झेलनी पड़ेगी, तो उनका गुस्सा किनके खिलाफ जाएगा? उनका गुस्सा इन्हीं लोगों के खिलाफ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये माहौल बनेगा, लेकिन एक बात बड़ी और भी समझ में नहीं आ रही। क्या शिया और सुन्नी विवाद इतना बड़ा है कि सऊदी और बाकी देश अमेरिका और इजराइल के समर्थन में खड़े हैं? क्योंकि जहाँ मुस्लिमहुड की बात आती है, कहीं न कहीं दुनिया भर के मुस्लिमों को एक संदेश तो होना चाहिए कि धीरे-धीरे मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर आतंकवादी ठप्पा लगाया जा रहा है। ऐसे में चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, अगर वो एकजुट नहीं होंगे, तो दुनिया भर में उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको और बल मिलेगा। एक-एक करके उनको निपटाया जाएगा। पहले इराक निपटाया, एक-एक लंबी सिलसिला है, अफ़गानिस्तान निपटाया। और अगर सऊदी देश ये सोच रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल उसका साथ देंगे, तो मुझे लगता है इसलिए बड़ी भारी गलतफ़हमी में है, क्योंकि नंबर सबका आना है। एक अकेला अकेला ईरान नहीं है, नंबर सबका आना है। तो आपको लगता है कि ऐसे मौके पे कम से कम मुस्लिमहुड वाली फीलिंग आनी चाहिए कि अगर जब जंग हो रही है और एक धर्म के नाम पर उनको निशाने पे लिया जा रहा है, तो बाकी देश भी फिर धर्म के नाम पर एकजुट होना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, बजाय अमेरिका और इज़राइल जैसे देश को जो उनके धर्म को बदनाम करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर एकता दुनिया में कहीं है नहीं। अगर धर्म के नाम पे एकता होती तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग नहीं होता। केवल इसलिए कि आप पंजाबी बोलते हैं और हम पंजाबी और उर्दू बोलते हैं, हम बंगला बोलते हैं, इस बात के ऊपर वहाँ पे विवाद नहीं होती। पश्चिमी पाकिस्तान जो है जनरल टिक्का खां के नेतृत्व में नरसंहारी फौज वहाँ नहीं भेजता और बंगाल एक नया देश नहीं बनता। अगर धर्म के नाम पे एकता होती तो आज नेपाल और हिंदुस्तान, भारतवर्ष में मतभेद नहीं होते। नेपाल तो भारत से भी ज्यादा हिंदू है। जितना भारत हिंदू नहीं है, उससे ज्यादा नेपाल हिंदू है। तो धर्म के नाम पे एकता नहीं होती। पूरा यूरोप, पूरा लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के ज्यादातर देश सारे के सारे ईसाई हैं। सब में बड़े पैमाने पर झगड़े, लड़ाइयां वगैरह सब चलती रहती हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, जो शिया और सुन्नी वाला विवाद है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये इस्लाम का अंदरूनी विवाद है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के ऊपर इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि वो शिया है। मुझे ये बात मुझे नहीं लगती। तुर्की तो शिया नहीं है, तुर्की ये शिया कंट्री नहीं है, लेकिन वो इनके साथ है, ईरान के साथ है।
ओमान है, ओमान तो शिया कंट्री नहीं है, शिया देश नहीं है, ओमान इनके साथ है। असल में है ये कि जो तेल उत्पादक अरब देश हैं, ईरान अरब देश नहीं है, ये समझने की बात है। ईरान की जो जातीयता है, एथनिसिटी है, वो अरब नहीं है। अरब लोग अरबी भाषा बोलते हैं, ईरान फारसी बोलता है, पूरे अरब में कोई फारसी नहीं बोलता। इसीलिए तुर्की भी अलग देश है, वहां तुर्की भाषा बोली जाती है। तो ये तीनों भाषाएं अलग अलग हैं, तीनों भाषाएं अलग अलग हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं यहां पर कि अरब देशों की स्थितियां अलग तरह की हैं। वो इसलिए अलग तरह की स्थितियां हैं अरब देशों की कि वहां पर एक तरह का पश्चिम के असर में एक खास तरह की कंज्यूमर सोसाइटी पिछले 40-50 साल में पैदा हुई है, जिसमें तेल की संपत्ति का एक योगदान है। पश्चिम ने पूरे अरब देशों को रेवेन्यू जनरेशन के एक बड़े सेंटर में बदल दिया है। जैसे अबू धाबी है, दुबई है, यूएई की देश हैं, शारजाह है, ये सारे देश जो है ना, ये बहुत बड़े रेवेन्यू जनरेशन के, उपभोक्तावाद के, कंज्यूमरिज्म के एक बहुत बड़े केंद्र में बदले हैं। इस चक्कर में पश्चिम के साथ में इन लोगों के बहुत नजदीकी संबंध हुए हैं। जब ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी तो ईरान भी इसी तरफ जा रहा था। रजा शाह पहलवी के नेतृत्व में जो वहां हुकूमत थी, वो पूरी तरह अमेरिकी पिट्ठू हुकूमत थी। पश्चिम का बहुत असर था। तेहरान वगैरह बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे किसी यूरोप का कोई देश हो। लेकिन 79 में जो वहां पर इस्लामिक क्रांति हुई, उसने ईरान के इस रवैये को बदल दिया। आज अगर रजा शाह पहलवी की लीडरशिप होती ईरान के अंदर, तो अभी पूरी तरीके से ईरान ऐसा ही होता, ऐसा दुबई हो गया है या ये इसी तरह का देश हो गया होता ईरान। तो वो लेकिन नहीं हुआ। इतिहास की शक्तियों ने ईरान को वैसा नहीं बनने दिया। वहां पर इस्लामिक क्रांति हुई और आधुनिकता के जमाने में 20वीं सदी में एक पहला ऐसा देश हुआ जिसके बारे में कहा गया कि उसने इस्लामिक रेवोल्यूशन की। तो ये मसला है। इस्लामिक रेवोल्यूशन होने से वो पश्चिमी प्रभावों के खिलाफ जंग का एक मोर्चा बन गया, एक बड़ा मुकाम बन गया ईरान, जहां से पश्चिम के बौद्धिक और राजनीतिक प्रभावों को टक्कर दी जाती थी। और उसने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया लगातार, इजराइल के खिलाफ उसने जंग का ऐलान किया। तो 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल की जो धुरी है, उस धुरी के खिलाफ संघर्ष करता रहा है। और जो अरब देश हैं, वो पश्चिम के प्रभाव में कंज्यूमरिज्म के अड्डे बन चुके हैं। और वो पूरी तरह, अब जो दुबई के अंदर बड़े बड़े जो मॉल हैं, शारजाह के अंदर जो जबरदस्त जगमगाता हुआ बाजार है, अबू धाबी की जो एक खूबसूरत दुनिया है, ये खूबसूरत दुनिया क्या है? ऐसा लगता है कि एक पश्चिम के टुकड़े को काट के वहां बैठा दिया गया। और उसमें फर्क क्या है? पेरिस में बने हुए मॉल्स में और दुबई के बने हुए मॉल में क्या फर्क है? सब एक ही सी चीजें हैं, बिल्कुल एकदम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको शिया और सुन्नी के समीकरण में भी देखा जा सकता है। उसका कुछ कुछ असर जरूर होगा, लेकिन मैं इसको मुख्य कारण के तौर पर नहीं देखता। और इस्लामिक एकता जो है ना, केवल इसलिए दो देश एकजुट नहीं हो सकते क्योंकि वो मुसलमान देश हैं। ठीक कह रहे हैं आप। और इस बीच में मैंने दुबई में मेरे कई सारे मित्र हैं, शरफ हैं, आसिफ भाई हैं, शाहिद हैं, इन सब लोगों से मैंने फोन किया। कुछ हालचाल भी लेने के लिए, चिंता भी हो रही थी और वहां के हालात भी पूछने थे। इन सबका कहना था कि दुबई बिल्कुल सामान्य है। यहाँ की गोदी मीडिया जिस तरह दुबई का दुष्प्रचार कर रही है, जिस तरह निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दिया दुबई को लेकर कि जो लोग पासपोर्ट यहाँ सरेंडर करके जा रहे हैं और दुबई में जा रहे हैं, उन सबको रहने जा रहे हैं, उन सबको सोचना चाहिए। बाद में बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई निशिकांत दुबे की, भाई ऐसा नहीं होता, दुबई किसी को पासपोर्ट नहीं देता। लेकिन जिस तरह दुबई की मजाक उड़ाई, फिर मोदी जी को खुद ट्वीट करना पड़ा, दुबई के शासक से बात करनी पड़ी। वहां पे मेरे मित्र कह रहे हैं कि दुबई में बिल्कुल सामान्य है, कोई फर्क पड़ नहीं रहा दुबई में। और लेकिन यहाँ की गोदी मीडिया, अभी फर्क नहीं पड़ रहा संजय जी, लेकिन एयर स्पेस बंद है ना। एयर स्पेस भी खुल गया शायद आज, मतलब खुल गया शायद, कल से फ्लाइट शुरू हो रही है। नहीं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवा में ड्रोन्स हैं, कभी भी कोई मिसाइल गिर सकती है। जो कोई अगर फ्लाइट वगैरह होगी तो बहुत अपने रिस्क पे करना पड़ेगा। मुझे देखिए, दुबई में अगर एयर स्पेस खुलता है तो केवल दुबई में नहीं खुलेगा एयर स्पेस, पूरे मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस खुलेगा। और ईरान लगातार इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वहां का एयर स्पेस न खुले। वहां का एयर स्पेस बंद होना दरअसल ईरान के लिए फायदेमंद है।
भाई एयर स्पेस बंद करने के लिए उसे 2 मिसाइलें ही दागनी है, डर के मारे एयर स्पेस बंद कर देंगे वो लोग। आप सोचिए अगर उसकी एक मिसाइल आए तो दुबई के हवाई अड्डे पे गिर पड़े, खेल खत्म, पैसा आजम, भले उससे कोई मामूली नुकसान हो। हाँ, कुछ फोटो आए भी रहे हैं कि हवाई अड्डे पे कोई मिसाइल गिरी, इस तरह फोटो पता नहीं सही है गलत है, लेकिन ये अगर मान लो किसी एयर स्ट्रिप के पास एक मिसाइल गिर जाए, एयर स्ट्रिप का छोटा सा कोना टूट जाए, वो कोने को बाद में रिपेयर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में वो एयर स्पेस बंद हो जाएगा। हाँ, वो एयर स्पेस बंद हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति बड़ी नाजुक है। इसमें अभी सब लोगों को ध्यानपूर्वक 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर 15 दिन, यही 15 दिन कम से कम 15 दिन, आप 20 मार्च तक मान के चलिए कि 20 मार्च तक ये चीज इसी तरह के चल सकती है। अगर 20 मार्च के बाद भी जारी रही तो तभी जारी होगी जबकि दूसरी ओर ताकतें इसके अंदर कूद पड़ेंगी। अब आप देखिए, ट्रंप में और ब्रिटेन में बड़े मतभेद हैं। स्टारमर ने कहा है, प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा है कि मैं ट्रंप से खुश नहीं हूं। ट्रंप ने फौरन जवाब दिया कि मैं भी ब्रिटेन से खुश नहीं हूं। देखिए, ब्रिटेन ने कह दिया हम उनके साथ हैं, लेकिन दोनों में तनातनी भी है बहुत ज्यादा। तो ये पूरा मामला जो है वो किधर भी जा सकता है। इसकी जो जटिलता है और उसकी जो बहुपक्षीयता है इस पूरे मामले की, वो इस पूरे मामले के ऊपर बहुत ही साफ सुथरा विश्लेषण करने की परिस्थिति मुहैया नहीं करा रहा है। ठीक बात है। उधर अमेरिका के अंदर भी विरोध तो बहुत है ही है। न्यूयॉर्क के मेयर का जिस तरह बयान आया, उसने ये बता दिया कि ट्रंप का भी विरोध बहुत है कि अमेरिका युद्ध में जाए, ये कोई बर्दाश्त अमेरिका करने को तैयार नहीं है। बहुत भारी खर्चा होता है। अब तक अमेरिका जिन जिन युद्धों में गया है, बड़ी करारी शिकस्त हुई है उसकी, और बहुत किरकिरी करा के भागा है वो उन देशों को छोड़कर। लगता है कि ट्रंप को अंदरूनी बहुत विरोध विवाद होगा उसका। बिल्कुल हो रहा होगा। मेरे ख्याल से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी बहुत सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन ट्रंप की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, ट्रंप के अपने अधिकार हैं, और उनका इस्तेमाल करते हुए वो कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। क्या उन्होंने इस युद्ध को करने के लिए कांग्रेस से अनुमति ली है? नहीं अनुमति ली है। जिस तरह उन्होंने टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस से अनुमति नहीं ली थी, इस तरह युद्ध की घोषणा करने के मामले में भी उन्होंने कांग्रेस से अनुमति नहीं ली है। तो ये ट्रंप को इन सब बातों के जवाब देने पड़ेंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फिर से एक फैसला दे दे कि ये आप नहीं, युद्ध नहीं कर सकते, आप साबित कीजिए कि युद्ध करने लायक पूरी परिस्थितियां दी। इस तरह उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप साबित कीजिए कि आपने जो इमरजेंसी टैरिफ लगाए, दूसरे जो पेनल्टी टैरिफ लगाए, उसकी परिस्थितियां दी। ट्रंप के तर्कों को उसने नहीं माना और उसने वो सब उनके टैरिफ को उठा कूड़ेदान में फेंक दिया। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति में ट्रंप भी बुरी तरह से फंस सकते हैं, और इसीलिए ट्रंप जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप को इस युद्ध के परिणाम अगर ट्रंप के पक्ष में नहीं निकले तो ट्रंप के हाथ से पूरी राजनीति बिल्कुल निकल जाएगी, नेतन्याहू के हाथ से पूरी राजनीति निकल जाएगी। अपने ही राजनीतिक अस्तित्व पर आए संकट से परेशान है ये दोनों नेता, और उस संकट से निकलने के लिए इन लोगों ने इस युद्ध को छेड़ दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। और भारत में भी कांग्रेस जिस तरह हमलावर है मोदी जी की चुप्पी को लेकर, ईरान के मसले को लेकर, सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। उस लेख को मैंने ध्यान से पढ़ा सवेरे, और उस लेख में जब बजट सेशन के बाद में, बजट सेशन का मध्यांतर के बाद दूसरा हिस्सा जो मार्च में शुरू होगा, उसमें लिखा हुआ है कि इस सवाल के ऊपर हम लोग सदन में जमकर बहस करेंगे। मोदी जी का जो रवैया है, इस रवैये के ऊपर हम लोग जम के बहस करेंगे, और इसमें हम किसी की, मतलब कोई हमें रोकेगा तो हम नहीं रोकेंगे। तो ये बिल्कुल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इस सवाल के ऊपर मोदी सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरा जाएगा। जाहिर है कि परेशानियां बहुत बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी। जाहिर है अमेरिका, इजराइल और ईरान पर पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई है। भारत की खामोशी, सरकार की खामोशी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सोनिया गांधी ने लेख लिखा है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है। आप क्या सोचते हैं विषय में, जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।